उत्तराखंड में हर दूसरे तीसरे महीने एक अफवाह उड़ती है। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। तो ये अफवाह उड़ती क्यों है? पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, एक उनका पोस्ट था कि कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते। किसकी तरफ इशारा था उनका ये? जिस भाव के साथ उन्होंने कहा होगा, अपोजिशन के लिए कहा होगा। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि जो अफसरशाही है वो सरकार पर हावी हो रही है और जो खनन माफिया हैं वो सरकार पर हावी हो रहे हैं। ये आरोप किसी विपक्ष ने नहीं लगाए भट्ट साहब, ये आरोप आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए। ये विषय सार्वजनिक न कहा जाए, ऐसा अपेक्षा करते हैं। कई बार आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लक्ष्मण रेखा पार कर देते हैं। कभी दिल्ली से ऐसा फ़ोन आया आपके पास कि भट्ट साहब अपने शेरों को शांत करिए आप? अच्छा, आपको क्या लगता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, क्या सीएम की कुर्सी को लेकर कुछ मोह है? कुछ ऐसा स्कैन कर पाते हैं आप? जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुछ ऐसा किस्सा बताइए जिससे रिलेटेड। देखो, विद्यार्थी परिषद से एक बार चुनाव लड़ना चाहते थे। अच्छा। तो हमारे अभी उस शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर धन सिंह जी हैं, वो हमारे संगठन मंत्री उस समय विद्यार्थी परिषद में हुआ करते थे। तो उनको एबीपी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो बाद में निर्दलीय लड़े। ठीक है। गैरसैंण में जो एक स्वाभिमान रैली हो रही थी, जो उसमें लोग विद्रोह कर रहे थे, उसमें आपने उनको सड़क छाप क्या दिया था? मैं आज भी कहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से, इसका आधार कुछ नहीं होता है, उसको सड़क छाप ही कहा जाता है। अब पेपर लीक मामलों को देख लीजिए, आपने उसको भी नकल जिहाद से जोड़ दिया उस पूरे मामले को। अब मैं समझना चाहता हूँ कि नकल करने में जिहाद कहाँ से होगी? देश के अंदर हर कानून को तोड़ने के लिए अगर एक समुदाय का कोई व्यक्ति निकल के आता जो राष्ट्र विरोधी है, जो कानून विरोधी है, उसी को तो जिहाद कहते हैं। महेंद्र जी, जब आपने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात की होगी, इन 5 जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, आपने अपनी राय क्या दी कि किस तरह के नेताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए? एक एक जगह से 2-2 नाम का हमने पैनल बना के भेजा है। मुख्यमंत्री और आपकी तरफ से कोई सिफारिश किसी की नहीं है। माँ डाठ देवी का मंदिर है, उसके लिए आपने रास्ता नहीं छोड़ा था। उसके बाद जब सरकार ने रास्ता छोड़ दिया तो काम शुरू हो गया। तो सरकार को माँ के आके झुकना पड़ा। विघ्न ना आए, बाधा ना आए। माँ डाट की देवी के मंदिर के लिए और रोड बन रही है, और जैसे रोड कंप्लीट होगी, आप देखिए देहरादून दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है वो काम करेगा। और उत्तराखंड में 325 से ज़्यादा मज़ारें तोड़ी गई। कैसे आप लोगों ने किया है सब? हम देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। ये संकल्प सरकार का भी है और बीजेपी के अध्यक्ष रहते हैं हमारी पार्टी का भी। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ ऐसे खास मेहमान हैं जिनके सितारे गर्दिश में भी चमकते हैं। शुरुआती दिनों में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे, ज़मीन पर जी तोड़ मेहनत की। राम मंदिर आंदोलन के लिए करीब 25 दिन तक वो जेल में रहे। अपनी मुखरता और सीएम धामी की ढाल के रूप में वो उत्तराखंड में जाने जाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। देवभूमि यानी कि उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मेरे साथ हैं। स्वागत कीजिए उनका। महेंद्र जी, नमस्कार अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। ठीक हूँ, आनंद में हूँ। और देवभूमि उत्तराखंड से अगर देश की राजधानी में आया जाए जी। तो मन और उत्साहित होता है। सदन का सत्र चल रहा है और उत्तराखंड की जनता ने जो काम मुझे सौंपा उस काम की ओर में लगा हूँ। लेकिन आए बड़े गलत समय पे हैं। उत्तराखंड का मौसम बहुत शानदार है, दिल्ली का मौसम बिगड़ा हुआ है। हाँ, निश्चित रूप सुना से आपकी भी तबीयत खराब हो गई है। नहीं, तबीयत तो अभी ठीक है, लेकिन यहाँ का प्रदूषण वास्तव में बहुत दिक्कत पैदा करता है। और हमारे यहाँ देवभूमि में तो आजकल दिन भर धूप रहती है। और जब मैं परसों दिल्ली आया तो धूप देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आप देखेंगे तो उत्तराखंड का खास तौर पर जहाँ बर्फ़ भी गिरती है, तो बर्फ़ गिरने के अगले दिन जो धूप लगती है तो बर्फ़ की ठंड भी लोग भूल जाते हैं। इस प्रकार का एक माहौल रहता है। और इसलिए तो हमने कहा ना, उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा प्रारंभ हो जाए। और मैं आह्वान भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि भारत और उसके नागरिकों से अपील भी करूंगा कि आज की तारीख में अगर किसी को विटामिन डी की ज़रूरत है तो देवभूमि उत्तराखंड आए और उसका धूप का आनंद ले। यहाँ लोग कहते हैं जब यहाँ दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर बन जाता है, दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इधर पूर्वांचल का इलाका,
तो लोग कहते हैं कि भाई एक सेकंड हाउस हमारा उत्तराखंड में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब जब यहाँ गैस का चैम्बर बने उत्तराखंड की यात्रा पर निकल जाइए। अब लोगों में ये थिंकिंग आने लगी है। नहीं, निश्चित रूप से, क्योंकि अब तो हर राज्य चाहता है कि हमारा वहाँ यूपी वाला यूपी भवन भी चाह रहा है। और मैं तो योगी जी को आभार भी व्यक्त करूंगा। योगी जी ने बद्रीनाथ में भी उत्तर प्रदेश भवन का निर्माण किया है। बड़ी संख्या में धर्मशालाएँ हैं, उसमें राजस्थानी धर्मशाला भी है, पंजाब के गुरुद्वारे, हमारे हेमकुंड साहिब तक गुरुद्वारे हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों का आना प्रारंभ हुआ है। यात्रा काल में तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन अब जब से शीतकालीन यात्रा को हमने बढ़ावा दिया, बड़ी संख्या में लोग शीतकाल के दौरान भी आ रहे हैं। और वास्तव में देवभूमि के प्रति जो लोगों का आकर्षण है वही उनको खींच कर लाता है। और अच्छी वादियां हैं, माँ गंगा का जल है, और आजकल तो गंगा का जल गर्म हो जाता है। ये ईश्वर की कृपा है कि गर्मियों में ठंडा होता है और सर्दियों में गर्म होता है। इस प्रकार का माहौल वहाँ पर है। और मैं निश्चित रूप से हमें खुशी भी होती है कि पूरे देश भर के अंदर उत्तराखंड के बारे में जो धारणा है हम उसको बनाए कायम रखने में सफल हुए हैं। अच्छा महेंद्र जी, जब आपसे मैं अनौपचारिक बात कर रहा था तो उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आप और वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कुछ ऐसा किस्सा बताइए योगी जी से रिलेटेड जो आपको याद हो। निश्चित रूप से हमारा भरतमन इंटर कॉलेज से संबंध है। और हम बहुत छोटे थे, वो भी छोटे ही थे, 8वीं 9वीं क्लास उनकी थी। उसके बाद तो वो अपने पहाड़ पे जहाँ उनका घर है वहाँ वो पढ़ने के लिए चले गए थे। और आश्चर्य की बात है, जिस मोहल्ले में रहता था, जहाँ मेरा घर था, उसी मोहल्ले में वो किराए पे अपनी शिक्षा के लिए वहाँ रहते थे। उनके पिताजी ने उनको वहाँ कमरा दिलाया हुआ था और वहाँ पढ़ाई करते थे। और क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक था और सुबह की शाखा के लिए मैं आवाज़ें लगाता था, तो एक अशोक बद्री करके जिनके आवाज़ पर रहते थे, वहाँ भी आवाज़ लगाने जाता था। तब अजय जी के नाम से उनको हम बुलाते थे। लेकिन क्योंकि बाल्यकाल था, छोटापन था, तो अनेकों बार प्रयास के बाद भी शाखा आना उनका हुआ नहीं। लेकिन ये भी संयोग का ही है, आज संघ के सबसे बड़े समर्थक के रूप में योगी जी हैं और योगी जी ने उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया हुआ है। अच्छा, आपसे वो कहते भी थे यार सुबह सुबह मुझे मत उठाया करो। हाँ, निश्चित रूप से, क्यों उनको अशोक जो उनका मकान मालिक था वो कहता था यार वो नहीं आ रहे तुम उनको हवा मत लगाया करो, तो रहता ही है। और आज वो योगी 4 बजे उठ जाते हैं। नहीं, आज देखिए, अब तो ईश्वरीय प्रभाव है और उनके गुरु ने उनको आध्यात्म की जो दिशा दी है वो दिशा देवभूमि के अनुकूल ही है। और इतने बड़े राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात रहती है। और मैं कह सकता हूँ कि ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे और माँ गंगा से निकला हुआ लाल और देश के अंदर अपना नाम रोशन करे। अच्छा महेंद्र जी, कभी आपको लगता था कि जो युवा आपके साथ पढ़ रहा है, जो शख्स, वो कभी इतना बड़ा व्यक्ति बन सकता है? नहीं, देखिए, उस समय कल्पना से भी नहीं था, ना उनके बारे में कल्पना की जा सकती थी, ना हमने कभी वो दिशा की ओर सोचा था। एक संघ के स्वयंसेवक के नाते काम करते थे। बाद में मैं विद्यार्थी परिषद वर्किंग में चला गया। और एक किस्सा और आता है, विद्यार्थी परिषद कोटद्वार छात्र संघ के चुनाव में जब वो कॉलेज में थे तो विद्यार्थी परिषद से एक बार चुनाव लड़ना चाहते थे। अच्छा। तो हमारे अभी शिक्षा मंत्री जो डॉक्टर धन सिंह जी हैं, वो हमारे संगठन मंत्री उस समय विद्यार्थी परिषद वहाँ हुआ करते थे। तो उनको एबीपी ने कैंडिडेट घोषित नहीं किया, तो बाद में निर्दलीय लड़े। ठीक है, उस समय जीत नहीं पाए थे, लेकिन उनके अंदर कॉलेज टाइम से राजनीति का एक टेस्ट उनके रूप में खड़ा हुआ। और बहुत छोटी उम्र में जब वो गोरखपुर के सांसद बने तो पूरे उत्तराखंड के अंदर एक हर्ष का माहौल था। और मैं कह सकता हूँ संबंध अपनी जगह होते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी है। आज भी जब भी कोई उत्तराखंड का व्यक्ति उनसे मिलने जाता है तो वो उनको अपने भाई के रूप में, अपने परिवार के सदस्य के रूप में मिलते हैं। और हमको भी बहुत खुशी महसूस होती है। आपको कब पता लगा कि योगी आदित्यनाथ जी सांसद बन गए हैं? कैसे, किसी ने आपको बताया? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जानकारी में नहीं था। मैं तो खैर मुझसे पहले, मैं 2002 में जब उत्तराखंड राज्य बना था तब मैं विधायक बन गया था। लेकिन उससे पहले हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम उत्तराखंड के अंदर विधायक की सीमा तक जाएंगे। लेकिन तब एक बार उनके जो मकान मालिक हैं अशोक बद्री, वो मुझे मिले। उन्होंने कहा तुम्हें पता है? मैंने क्या होगा? करे यार वो अजय भी तो अब सांसद योगी बन गया है और वो तो सांसद बन गए। तो बड़ा हुआ। तो उसके बाद कई समय के बाद जब मैं गोरखपुर जाना हुआ तो मैं उनसे मेरी भेंट हुई
और बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस दिन भी उन्होंने बहुत मुझे अपनत्व तो सम्मान दिया। फिर बहुत लंबे समय के बाद जब वो रुद्रप्रयाग पहुँचे, एक बार मुख्यमंत्री बन गए थे, क्योंकि बहुत लंबे समय में मिलना होता था, अंतराल लंबा हो गया था। उसके बाद मैं विधायक रहा, अभी जब बद्रीनाथ में विधायक था 2017 से 22 के टाइम में जब विधायक था, तो उनका केदारनाथ आगमन हुआ। केदारनाथ आगमन हुआ तो एक रात वहाँ बर्फ़ गिर गई, तो उनका हेली नहीं आ पाया, तो वो रुद्रप्रयाग में रुके। उस दिन त्रिवेंद्र जी हमारे जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, उस समय वो भी वहाँ पर थे। तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने फिर उनको बातें याद दिलाई। तो कहने लगे हाँ भाई, आज मैंने काफ़ी लंबे समय उसके बाद भेंट हुई थी। तो ये ठीक है कि बाल्यकाल में कभी कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की माटी का वो तत्व है कि वो कहीं भी अपने को निखार सकता है। उत्तराखंड की माटी में ऐसा क्या है कि उत्तर प्रदेश में इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, उत्तराखंड से के रहने वाले थे वो? सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में काम करते हैं उसके ऊपर समर्पण का भाव उत्तराखंड के जनमानस के अंदर रहता है। आप देखेंगे कि आज भारत का ऐसा कोई शहर नहीं है जहां उत्तराखंड का व्यक्ति नहीं रहता हो। राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत तरक्की की है। गोविंद बल्लभ पंत हों, उसके बाद हमारे भगोना जी हों, फिर ND तिवारी जी हों, रामप्रकाश गुप्त जी भी एक बार वहीं से हमारे उत्तराखंड से विधायक बन के आए थे। तो मैं कह सकता हूँ कि भगोना जी ने भी और पंत जी ने भी जब राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखी, तो कांग्रेस के अंदर उनसे वरिष्ठतम प्रभावशाली नेता दिखाई नहीं देते थे। तो ठीक है, इतने बड़े राज्य को संभालने के लिए योग्यतम व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और मेरी भूमि ने तो केवल राजनीतिक क्षेत्र नहीं, सैन्य के क्षेत्र में आप देखिए, जनरल बिपिन रावत रहे हों, आज चौहान जी CDS हैं, तो बड़ी संख्या में डोभाल साहब को डोभाल साहब को आप देखिए, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग हमने हर क्षेत्र में दिया। ये वहाँ की माटी का ही प्रभाव है कि राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, हर क्षेत्र में बहुत ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग खड़े होते हैं, और इसी नाते उनकी स्वीकृति पूरे समाज में होती है, देश के अंदर होती है। महेंद्र जी, अब आप बात करते हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने की कहानी पर। 2022 में शायद आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, जब चुनाव जीत लिया गया था उत्तराखंड का। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने की कहानी क्या है? बैलेंस करने के लिए कि भाई मुख्यमंत्री ठाकुर होगा और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण होगा? देखिए, मेरी पार्टी में कई बार इन विषयों की चर्चा होती नहीं है। कार्यकर्ता का काम करने का जो तरीका होता है और आवश्यकता अनुसार कार्यकर्ताओं किस स्थान पर कहाँ किसको बिठाना चाहिए, ये नेतृत्व बहुत चर्चा के बाद निर्णय करता है। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं इतने बड़े दल का राज्य में अध्यक्ष के नाते मुझे स्थान मिलेगा। और मैंने कोशिश भी की कि भाई, जब नेतृत्व किसी में विश्वास करता है तो उस प्रकार के रिजल्ट दिए जाएँ। मैं क्योंकि युवा मोर्चे का पहला अध्यक्ष उत्तराखंड के अंदर मैं रहा, जब राज्य बना, उस समय मैंने बताया कि विद्यार्थी परिषद की वर्किंग में संगठन मंत्री के रूप में मैंने काम किया है। मैं BJP के अंदर प्रदेश का मंत्री भी रहा और फिर गढ़वाल का संयोजक रहा। तो हर बार पार्टी ने मुझे किसी न किसी काम में रखा है। जब पुष्कर धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए, तो स्वाभाविक रूप से मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं, रिपीट तो बाद में भी किया, दूसरी बार अभी तो मुख्यमंत्री बनते ही मैं अध्यक्ष बन गया था। और मैंने कोशिश किया कि पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसका रिजल्ट दिखाया कि दूँ। तो पहला जो पंचायत का चुनाव हरिद्वार का हुआ था, मुझे कहते खुशी है कि हरिद्वार जैसे क्षेत्र में हम सारे पद निर्विरोध जीते, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक 6 के 6 ब्लॉक पर हम लोग जीते। उसका जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें पार्टी जीती है। उसके साथ साथ नगर पालिकाओं के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, दुग्ध संघ के चुनाव, हर चुनाव में BJP ने बहुत अच्छा काम किया। ये श्रेय कोई व्यक्तिगत रूप से महेंद्र भट्ट को मिलने वाला नहीं है। मैं उस श्रेय लेना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि कार्यकर्ता के अंदर उत्साह कैसे खड़ा किया जा सकता है। और मेरा प्रयास ये रहा कि मैंने अपने प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का वातावरण खड़ा किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की जो कार्य योजनाएँ हैं और जो कार्यकर्ता हित में उनका भाव रहता है, उस आधार पर हमको एक पॉजिटिव चीज़ें मिली हैं और हमने हर जगह अपने आप को एक स्थापित करने का काम किया। महेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि सरकार और संगठन एक गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर एक पहिया भी जरा सा पंचर हो जाए, हवा भी कम हो जाए, तो पूरी की पूरी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब मैं इसी सवाल को आपसे करता हूँ कि उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों का बैलेंस बिल्कुल शानदार बना हुआ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि
नेतृत्व अगर किसी व्यक्ति को जो जिम्मेदारी देता है, चाहे पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री के नाते दिया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष के नाते दिया, तो कार्यकर्ता को ही जिम्मेदारी दी गई है। वो भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, और सौभाग्य तो वो विद्यार्थी से कार्यकर्ता रहे, मैं विद्यार्थी, तो लाइजन पक्ष है। दूसरी बात, जब हम चर्चा करते हैं किसी विषय पर, तो कुछ बातों से मैं सहमत हो जाता हूँ, कुछ बात पर वो सहमत हो जाते हैं, तो फिर विवाद का विषय बचता नहीं है। और अभी तक के सारे निर्णय जो भी हुए, चाहे सरकार स्तर पर निर्णय हो, चाहे संगठन स्तर पर निर्णय हो, हमने अपने वार्ता क्रम को कभी कम नहीं किया है। और कहीं पर अगर सहमति बनती है तो कुछ दिन बाद फिर हम सहमति बनाने का प्रयास करते हैं, उस सहमति का आधार होता है। इस समन्वय हमारा बना हुआ है, और समन्वय बने भी क्यों नहीं भाई। आखिरकार उत्तराखंड के अंदर ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिनकी कल्पना देश ने भी नहीं की थी। मैं खास तौर पर चर्चा करूँ यूसीसी की, अगर मैं बात करूँ तो संविधान में उल्लेखित था कि देश के नागरिक समान नागरिक संहिता लागू हो, लेकिन उसको करने का श्रेय भी अगर कहीं किसी राज्य को जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी जाता है, हमारी उत्तराखंड सरकार को जाता है। हमने अपने घोषणा पत्र के अनेकों ऐसे विषय जिनको हमने जनता के बीच में घोषणा की थी, उनको हमने किया गया। महिलाओं को हमने 36 आरक्षण दिया नौकरियों के अंदर। इसी प्रकार से जो राज्य आंदोलनकारी थे उनको हमने आरक्षण की श्रेणी में हम लोग लाए। हमने घोषणा की थी कि हम सर्वाधिक लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, तो हमने लगभग 26,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हर क्षेत्र में जो अच्छा हो सकता है वो करने का काम किया। और मुझे कहते खुशी भी है, मुख्यमंत्री जी मुझसे भी बहुत से विषय की जब चर्चा करते हैं तो उनके जो कंसेप्ट होता है उनका, वो राज्य के हित में होता है। राज्य के हित का कंसेप्ट में सबकी सहमति होती है, और वही कारण है कि जब कोई निर्णय होता है तो कांग्रेस का विरोध करने लायक भी नहीं बचती है, और विरोध करती जनता फिर उनको ज़मीन में लाकर खड़ा कर देती है। ये हमारा आदेश। दरअसल महेंद्र जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि दिल्ली में हम लोग कई स्टेट्स को कवर करते हैं, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष आता है तो उसकी अपनी मुख्यमंत्री से बनती नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्षों का बस चले तो वो आज ही मुख्यमंत्री को हटा दे। मैं किसी स्पेशल राज्य का नाम नहीं लेना चाहूँगा, सिर्फ आप ही मुझे ऐसे इकलौते प्रदेश अध्यक्ष मिले जो मुख्यमंत्री की ढाल बने हुए हैं। बिल्कुल देखिए, सरकार की स्थिरता बनाए रखना संगठन का भी उत्तरदायित्व होता है। मेरे नेतृत्व ने अगर पुष्कर धामी जी विश्वास करके राज्य का नेतृत्व सौंप रखा है, तो नेतृत्व की बात को बल देना ये मेरा कर्तव्य है, संगठन का कर्तव्य है, और हम संगठन के कर्तव्य को भूलते नहीं हैं। और यही कारण है कि जब मैंने शुरू में कहा कि जब हम चर्चा करते कि हर विषय में चर्चा के बाद निर्णय होता तो विवाद का विषय बस बनता नहीं है। और अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सामने रख के निर्णय करें, तब ये चीज़ें उत्पन्न होती है। मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मुझे संगठन ने बहुत कम आयु में मुझे वो सम्मान दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, और आज अगर उस सदन का मुझे सदस्य बनाया तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को एक मार्ग दिया है। तो ये मार्ग मेरे लिए इसी बात का है कि मैं अपनी सरकार को अस्थिर होने से बचाऊं, मेरी सरकार स्थिर रहे, और उत्तराखंड के अंदर हम तीसरी बार सरकार बनाएं। इस दिशा में जो कुछ हो सकता है हम लोग करने का हम लोग प्रयास करते हैं। हर मुख्यमंत्री कोशिश करता है कि संगठन का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके खेमे का बन जाए। मैंने गुजरात में देखा, दिल्ली में बहुत सारे लोग जो प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में वो ऐसी सेटिंग करते थे कि भाई प्रदेश अध्यक्ष मुझे ऐसा चाहिए जो सरकार को उंगली ना करे, और अपनी मर्जी का वो प्रदेश अध्यक्ष लेके आते थे। उसके बाद अगर ये दूसरा उदाहरण देखने को मिला है तो मुझे उत्तराखंड में देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष बिल्कुल उनके मन से काम करता है। देखिए, ऐसा है कि आपसी तारतम्य ये संगठन के लिए जरूरी होता है और सरकार के लिए जरूरी होता है। और जैसा मैंने कहा कि जब नेतृत्व कोई निर्णय कर देता है और नेतृत्व के निर्णय के साथ संगठन का नहीं चलता है, तो संगठन का तो निर्णय है, मुख्यमंत्री बनाना भी संगठन का निर्णय है, और प्रदेश अध्यक्ष का कर्तव्य भी बनता है कि संगठन के उस निर्णय को बल दे, और मैं उसी काम को करता हूं। और मैंने शुरू में कहा कि हमारे बीच में कभी ये स्थिति उत्पन्न होती नहीं है। ये मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जहाँ हम सरकार को गति दे रहे हैं, हम कार्यकर्ताओं को उत्साहित कर रहे हैं, तो अकेला महेंद्र भट्ट अध्यक्ष के नाते हर कार्यकर्ता संतुष्ट करेगा ये भी संभव नहीं है। और मैं कहता हर कार्यकर्ता संतुष्ट करने में मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। और पार्टी के हर कार्यक्रम में हर विषय पर हम मुख्यमंत्री से चर्चा करते हैं, समाधान क्यों निकलता है, विवाद का विषय बनता नहीं है। और जब कभी, क्योंकि मेरा राज्य में ये भी है कि हमारे लगभग 5 पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सबसे तारतम्य बनाकर सरकार को चलाना ये भी एक हमारे लिए सौभाग्य की बात मैं कहूँगा, चुनौती नहीं कहूँगा। और अनेकों सुझाव जब
किसी के द्वारा आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आते हैं, तो मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि मुख्यमंत्री जी हो, संगठन हो, हम उनके सुझावों को भी विशेष रूप से बल देते हैं और वो सुझाव भी राज्य के हित में ही काम आते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे महेंद्र जी लगता है कि जो 5 पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो एक तरह से विपक्ष हैं सरकार और संगठन के लिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं इसको क्योंकि उनके सवाल ऐसे होते हैं कि जिनको झेलना आप लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ये सच है कि पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बहुत विद्वान हैं, प्रभावी है। हमारे बहुगुणा जी हैं, विजय बहुगुणा जी, तो बहुत बड़े वकील रहे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने वकालत की है। त्रिवेंद्र जी हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री, बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री के रूप में। तीरथ जी हमारे लंबे समय तक उनका संगठनात्मक ढांच स्वरूप रहा है। निशंक जी हैं तो हमारे केंद्र में मंत्री रहे। छोटे मोटे लोग नहीं हैं, तो ये कभी भी नेगेटिव दिशा में चर्चा नहीं करते हैं। ये भी सरकार को बल देने का काम करते, सुझाव देने का काम करते हैं, और इनके सुझाव भी कई बार गुणात्मक रूप से पार्टी को भी मजबूत करते हैं, सरकार को भी बल देते हैं। इसलिए ये बड़ी बात आपने कही है कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत प्रभावी हैं और योग्य हैं। उनके द्वारा जो भी सुझाव होता है वो राज्य के हित में होता है और सरकार को भी उसके द्वारा लाभ मिलता है। हर किसी का कोई ना कोई खेमा ज़रूर होता है राजनीति में, अब इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे। खेमा छोड़ दीजिए, अपने कुछ प्रिय लोग भी होते हैं। तो जो 5 पूर्व आपके मुख्यमंत्री हैं, सिफारिशें भी करते होंगे, पॉलिटिकल सिफारिशें भी आती होंगी, कुछ और भी दूसरी तरह की सिफारिशें भी राजनीति में होती, वो भी आती होंगी, तो एडजस्टमेंट कैसे होता होगा? देखिए, सत्य है कि हर मुख्यमंत्री से कुछ प्रमुख लोग कार्यकर्ता जुड़े भी होते हैं। श्रद्धा व्यक्ति के पक्ष में रहती है। कार्यकर्ता भी जुड़ता है तो कोई जोड़ने वाला होता है, और जब वो जोड़ने वाला व्यक्ति किसी के बारे में पॉजिटिव पक्ष रखता है तो पार्टी उसको सुनती भी है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम उस व्यक्ति के बारे में निर्णय कर भी नहीं सकते। और मुझे कहते खुशी भी है कि जब भी हम चाहे संगठन का गठन करते हों, हम सरकार के निर्णयों का पक्ष रखते हों, तो निश्चित रूप से जो सुझाव हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, उन सुझावों में भी सब होगा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन प्रयासपूर्वक बहुत सी चीज़ों को हम करने का प्रयास करते हैं। और पिछले दिनों संगठन में मैंने इस बात को देखा भी है। संगठन के पदाधिकारियों के संबंध में चर्चा होनी हो, संगठन का गठन करना हो, तो जिन जिन बातों पर हमारे क्षेत्र के, क्योंकि हमारे सभी पूर्व मुख्यमंत्री हम सुझाव लेते हैं और उन सुझाव के आधार पर हम अपने संगठन को भी खड़ा करते हैं। सरकार भी के पास भी जो सुझाव आते हैं, मुख्यमंत्री उन सुझावों को प्रमुखता देते हैं। त्रिवेंद्र जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनका एक एक्सपर्ट एक उनका पोस्ट था कि कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते। किसकी तरफ इशारा था उनका ये? देखिए, अगर आप इसको पॉलिटिकल नज़र से देख रहे हैं तो गलत देख रहे हैं। सत्य तो है कि कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते हैं। इसको जिस भाव के साथ उन्होंने कहा होगा, अपोजिशन के लिए कहा होगा, कि आज बीजेपी शेर है और अपोजिशन जिस रूप में जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं उसी दिशा में उन्होंने देखा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि उस आधार उन्होंने बात की होगी, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी शेर तो है ही। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि जो अफसरशाही है वो सरकार पर हावी हो रही है और जो खनन माफिया हैं वो सरकार पर हावी हो रहे हैं। ये आरोप किसी विपक्ष ने नहीं लगाए भट्ट साहब, ये आरोप आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाए। या तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या सच्चाई आप बताइए मुझे। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री सुझाव के नाते कोई विषय बोलते हैं तो सरकार उसका संज्ञान लेती है। और जहाँ तक खनन वाले विषय की चर्चा है, तो उन्होंने खनन किस प्रकार से हो रहा है उस पर प्रश्न खड़ा किया था कि खनन कितनी गहराई से किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और मुझे ये बताते खुशी भी है कि उत्तराखंड के अंदर आज भारतवर्ष के अंदर खनन नीति में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हमने किया है, तो उत्तराखंड से किया है और देश के अंदर उसने एक स्थान भी स्थापित किया है। इसलिए खनन की पॉलिसी पे उन्होंने प्रश्न खड़े नहीं किया। जो खनन के ठेकेदार हैं वो किस प्रकार से खनन कर रहे हैं, उन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। इसलिए उसको उसी नज़रिए से देखना चाहिए और उसी आधार पर उनका था कि जो अधिकारी जिनसे उन्होंने बात की होगी, उन अधिकारियों ने अगर उनकी बात को उस रूप में नहीं लिया होगा, तो मुझे लगता है वो दिशा की ओर बात थी। उसको पॉलिटिकल लोगों ने दूसरे से घुमाने का प्रयास किया। लेकिन जब मेरी त्रिवेंद्र भाई साहब से बात हुई है, तो उनका कहना था कि भाई देखो, मेरा पक्ष ये है कि ठीक है उत्तराखंड के अंदर राजस्व अच्छी संख्या में निकल है, लेकिन जो ठेकेदारों को जिस प्रकार का लगाम लगना चाहिए वो लगाम वहाँ के अधिकारी नहीं लगा रहे, इसलिए उस विषय का आधार पर उनका प्रश्न था। आपको लगता नहीं कि त्रिवेंद्र जी के कहने का तरीका गलत था?
बंद कमरे में भी ये बात की जा सकती त्रिवेंद्र जी थी। का कोई तरीका गलत नहीं था। जिन्होंने इस विषय को जिस रूप में प्रदर्शित किया वो तरीका गलत था। क्या अफसरशाही सरकार पर हावी नहीं है वहाँ पर? देखिए, संभव ही नहीं होता। सरकार सरकार होती है, अफसरों से काम लेना सरकार का काम होता है। कहीं पर किसी विषय को लेकर अगर हमारे किसी मंत्री की बात को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बात को अगर कोई अधिकारी नहीं सुनता तो आक्रोशवादी बातें बोली जाती है। और ये विषय सार्वजनिक न कहा जाए, ऐसा अपेक्षा करते हैं हम। त्रिवेंद्र जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा है मैं उसको कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये आरोप हर बार अपोजिशन द्वारा लगते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट भी बाद में पॉजिटिव आता है। भारतीय जनता पार्टी इन सब आरोपों के बाद भी हम जीत कर निकल कर आ रहे हैं। भट्ट साहब तो खुद संगठन के बड़े नेता हैं, ज़मीन पर आपने काम किया है। आप सोचिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री सरकार के ऊपर ये आरोप लगाता तो एक परसेप्शन क्या जाएगा सरकार के मैंने प्रति? स्पष्ट कहा ना कि आजकल परसेप्शन का ही गेम है सब। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सरकार पे आरोप का विषय नहीं था। और जिस आधार पर उन्होंने इस बात को बोला वो एक क्षेत्र विशेष का मामला था, हरिद्वार के खनन के संदर्भ विषय था। और उन्होंने इस विषय को इस रूप में कहा होगा कि उन्होंने अगर किसी अधिकारी कोई बात बोली है उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो एक विषय उनके द्वारा व्यक्तिगत उनकी बात को न मानने के आधार पर उन्होंने इस टिप्पणी को किया है। सरकार की बात न मानने का प्रश्न खड़ा नहीं होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, क्या सीएम की कुर्सी को लेकर कुछ मोह है? कुछ ऐसा स्कैन कर पाते हैं आप? त्रिवेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे। और जब केंद्र नेतृत्व कोई निर्णय करता है, विधानमंडल दल किसी नेता को चुनता है तो उसके प्रति सबका श्रद्धा होती है। वो श्रद्धा त्रिवेंद्र जी के मन में भी है। मतलब मोह है अभी कुर्सी को लेकर? मैं नहीं कह सकता। बस देखो, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर महत्वाकांक्षा मोह ये किस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या है उसका तो उत्तर मैं दे नहीं सकता हूँ। लेकिन इतना तय है कि त्रिवेंद्र जी भी हमारे वरिष्ठतम नेता है और वो भी नेतृत्व के निर्णय को हमेशा मानकर चलते हैं। त्रिवेंद्र जी पुष्कर धामी से बने तो तीरथ जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद पुष्कर धामी जी बने, तो दोनों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी का भी समर्थन रहा है। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ भट्ट साहब, क्योंकि बाकी और जो मुख्यमंत्री हैं, निशंक जी भी हैं, वो बहुत कम मौके पर सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं। तीरथ सिंह रावत जी हैं, वो कभी ऐसी कोई बात नहीं बोलते। हमेशा त्रिवेंद्र जी इतने मुखर रहते हैं, तो उसको देखकर लगता है कि भाई हो सकता है कि कुर्सी को लेकर मोह हो। ऐसा होता है जो मुख्यमंत्री सांसद बन गए हो तो संसद के अंदर कोई विषय रखने होते हैं, उन विषयों को किस परिप्रेक्ष्य में रखा जाता है, उसका प्रेस मीडिया किस रूप में उसको छापता है, ये विषय हो सकता है। लेकिन कभी मैंने इस प्रकार का भाव देखा नहीं। धामी जी से उनके रिश्ते ठीक हैं या कुछ लगता है कि बहुत आपको अच्छे कि हैं, भाई कुछ बहुत अच्छे डिस्टर्बेंस रिश्ते लेके? हैं। हर होली दीपावली मिलना होता है। त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री आवास भी जाते हैं, दोनों का उठना बैठना भी होता है। अनेकों सुझाव उनके द्वारा दिए जाते हैं जिस पर सरकार इम्प्लीमेंट भी करती है। और क्योंकि वो हम सब के बड़े हैं, त्रिवेंद्र जी बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, मुख्यमंत्री से बड़े हैं, उनके सुझाव को सरकार भी मानती है और संगठन भी मानता है। बट साहब एक बात बताइए, जो देवस्थानम बोर्ड का फैसला था त्रिवेंद्र जी की सरकार में हुआ था, उसके बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के जो पुजारी थे वो नाराज़ हो गए थे। बाद में धामी जी की सरकार ने उस बोर्ड को भंग कर दिया, लेकिन जो स्थानीय पुजारी थे उनका गुस्सा आपके ऊपर फूटा क्योंकि उस समय आप उनके विधायक थे। तो इसका असर चुनावों पर देखने को मिला? देखिए, चुनाव में रिजल्ट तो अनुकूलता है, लेकिन ये सच है कि हम देवस्थान बोर्ड के संदर्भ में जैसा हम बता सकते थे हम बताने में ना सफल नहीं हुए। और देवस्थान बोर्ड बनाते समय जो वहाँ के पंडा पुरोहित पुजारी थे उनकी राय को सम्मिलित करने में कुछ त्रुटि हुई है और वही कारण हमको बाद में उसको विड्रॉ करना पड़ा। और क्योंकि मैं देवस्थान बोर्ड का सदस्य रहा इसलिए उस समय पर मेरे पे भी प्रश्न खड़े हुए होंगे, लेकिन सरकार कोई निर्णय करती थी उसके पीछे का जो भाव था वो कभी देवस्थानम बोर्ड का भाव तीर्थाटन को रोकना नहीं था, तीर्थाटन को बढ़ाना था। लेकिन मैंने कहा हम उस पर ठीक प्रकार से उसको समाज के बीच में कहूँ या पंडा समाज के बीच में हम उसको रखने में असफल रहे। और जब ये बोर्ड बन रहा था उस बोर्ड में के गठन में जिस प्रकार का हमको चर्चा वार्ता बढ़ानी चाहिए तो हम बढ़ा नहीं पाए, तो इसलिए भाई यार बाद में उसको वापस लेना पड़ा। आप ज़मीनी नेता रहे हैं, आपने एबीपी के कार्यकर्ता के रूप में आपने ज़मीन पर बहुत संघर्ष किया, बहुत आपने आंदोलन किया, लेकिन आपका एक बयान आया था गैरसैंण में जो एक स्वाभिमान रैली हो रही थी, जो उसमें लोग विद्रोह कर रहे थे, उसमें आपने उनको सड़क छाप कह दिया था। तो क्या आपका ये बयान सही था? देखिए, मैंने आंदोलनकारियों को नहीं कहा था। हाँ। कुछ लोग हैं जो विषय का अभ्रम पैदा करते हैं,
वो केवल आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन के बाद वो मुंह की भी खाते हैं, लेकिन चुनाव कभी नहीं लड़ते। चुनाव कभी नहीं लड़ता। मैंने कभी लोकतंत्र में तुम्हारी बात का समर्थन करने वाले कितने लोग हैं, तुमको चुनाव मैदान में आना चाहिए। और जो चुनाव नहीं लड़ता है उसके लिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। जो राजनीति में आंदोलन करता है, राजनीति में संघर्ष दिखावा करता है और अनावश्यक रूप सरकार पर टीका टिप्पणी करता है, लेकिन उसका आधार कुछ नहीं होता। जिसका आधार कुछ नहीं होता है उसको सड़क छाप ही कहा जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने कोई नया शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन वो आंदोलनकारियों को सड़क छाप का इस विषय को जोड़ दिया गया। आंदोलनकारियों को नहीं कहा, आंदोलन को गुमराह करने वालों को मैंने बात बोली थी। और मैं आज भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर व्यक्ति को जो विषय वो बोलता है उसका जनता के बीच में जाके उस विषय के बारे में उसका जन समर्थन लेने का अधिकार बनता है। तो पिछले चुनाव में देखा होगा, इतना बड़ा आंदोलन के बाद रिजल्ट आया है 0। क्यों? उत्तराखंड का जनमानस मतदाता पढ़ा लिखा मतदाता है, वो जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस बात को बोलते हैं वो प्रामाणिकता से उसको धरातल पर उतारते हैं। यही कारण है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है भट्ट साहब, और नेतागिरी बहुत आसान हो गई है। आजकल मैं देख रहा हूँ बॉबी पवार उत्तराखंड के एक नेता हैं, उभरते हुए नेता हैं, और सोशल मीडिया पर बड़े ट्रेंड में रहते हैं और लोग कहते हैं कि ये तो भाई विधायकों से बड़े हीरो बन गए हैं। आए दिन सरकार को वो घेरते रहते हैं। भट्ट साहब की क्या राय है बॉबी पवार के बारे में? देखिए, लोकतंत्र के अंदर हर विचार का सम्मान होता है। बॉबी पवार एक क्षेत्र से और किस विषय को लेकर वो आंदोलन की राह पर रहते हैं और कांग्रेस से अच्छा अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं। जो जनता ने कांग्रेस को अधिकार दिया था वो उन कांग्रेस पर नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है कि जब सरकार कोई निर्णय लेती है, उन्होंने किसी डिमांड को क्या सरकार निर्णय, तो बॉबी पवार ही सरकार के निर्णय का समर्थन भी करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि कांग्रेस उल्टी है। हम अच्छा निर्णय कर दें तब भी विरोध, न करें तब भी विरोध। अंत में होता क्या है, कांग्रेस के लोग उन धरनों में जाते हैं, वहाँ गुमराह करते हैं, बाद में सरकार उसका निर्णय लेती है और बाद में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। बॉबी पवार एक अच्छे उभरते हुए नेता है और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर मैंने कहा अनेकों विचारों के लोग रहते हैं, लेकिन वो वामपंथ से ग्रसित नेता नहीं है। वो उत्तराखंड के भावनाओं से विषय को रखने वाले नेता है, सरकार के सामने चीज़ों को रखते हैं, उसका समाधान निकलता है। वही कारण है जितने विषय उठाए। अभी उन्होंने नकल का विषय के अंदर विषय आया था, सीबीआई जांच की बात आई, सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई उनसे भी पूछ रही है। तो अभी मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई के सामने उन्होंने जो तथ्य रखे होंगे वो प्रमाणिक तथ्य होंगे। लेकिन ये भी सच है कि जब नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के अंदर आया तो प्रतिभाएं कुंठित होने से बची हैं और उसका भी समर्थन बॉबी पवार ने किया है। और वो अगर ये बीच के नकल का घटनाक्रम जिसको तथाकथित नकल की संज्ञा दी जा रही है, सरकार उसको भी संज्ञान लिया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी विषय को उठाता है और सरकार संज्ञान लेती है तो बॉबी पवार का मैं थैंक्स करता हूँ कि ऐसे विषय उठाने का कोई फर्ज नहीं है, लोकतंत्र में उठाना चाहिए, ठीक। लेकिन बॉबी पवार जब निर्णय हो जाता है तो सरकार का समर्थन करते हैं, ये उनका पॉजिटिव पक्ष भी है। अच्छा भट्ट साहब, आपको लेकर एक बात कही जाती है, जब भी आप कुछ नया बोलते हैं तो विवाद शुरू हो जाता है। अब पेपर लीक मामलों को देख लीजिए, आपने उसको भी नकल जिहाद से जोड़ दिया उस पूरे मामले को। अब मैं समझना चाहता हूँ कि नकल करने में जिहाद कहाँ से हो गया? क्या नकल करना भी सांप्रदायिक हो गया? देखिए, पहली बात सुन लीजिए, अब जिहाद शब्द के कितने अर्थ होंगे मैं उस अर्थों पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सच है इतना कठोर कानून आने के बाद भी तथाकथित एक समुदाय विशेष का व्यक्ति उस कानून को तोड़ने का पूरा षड्यंत्र रचता है। नकल कैसे कराई जाए, कैसे इस पेपर को लीक किया जाए, उसके लिए पूरा षड्यंत्र रचता है। सीबीआई में है ना। तो जब ये विषय आता है तो ये पता लगता है कि देश के अंदर हर कानून को तोड़ने के लिए अगर एक समुदाय का कोई व्यक्ति निकल के आता जो राष्ट्र विरोधी है, जो कानून विरोधी है, तो उसी को तो जिहाद कहते हैं। इसलिए हमने कहा था जिहाद के रूप में ये चीज़ें हो रही। इतने कठोर कानून के बाद कैसे वो कानून फेल हो, कैसे उसमें नकल हो, उसको गति देने का जो व्यक्ति काम कर रहे हैं वो जिहादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप लैंड जिहाद को भी लेकर बहुत मुखर रहते हैं और उत्तराखंड में 325 से ज़्यादा मज़ारें तोड़ी गई। बहुत आसानी से ये काम हो गया। अगर उत्तर प्रदेश में एक भी मज़ार तोड़ दी जाती
तो यहाँ बवाल, पॉलिटिकल बवाल हो जाता देखिए, है। कैसे आप लोगों ने किया है सब? देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र चल रहा है। डेमोग्राफी कैसे वहाँ की खराब हो जाए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और जब वो मज़ारें तोड़ी गई तो किसी की मज़ार होती तो व्यक्ति प्रमाणिक सिद्ध करता ना, भैया ये मज़ार है। आखिर मज़ारें जब बनती होंगी तो किसी अब हमारे यहाँ तो संत बोलते हैं, उनके यहाँ कुछ और शब्द प्रयोग करते होंगे, उसके नाम पर बनती हो, कुछ चीज़ें होती होंगी। लेकिन केवल और केवल ज़मीन कब्जा करने के उद्देश्य से मज़ारें बन रही थी। इन्हें को हर पुल के बगल में मज़ार खड़ी कर दी, हर सार्वजनिक स्थान में मज़ार खड़ी कर दी। और जब वो तोड़ी गई तो किसी ने उस पर अपना ना तो विरोध किया और ना ये कहा गया कि हाँ ये मज़ार उनकी है। इस प्रकार का जो षड्यंत्र था उसको तोड़ने का काम किया। जबरन भूमि कब्जा करने का जो देवभूमि के अंदर प्रयोग कुछ तंत्रों द्वारा किया जा रहा था, उसको तोड़ने का प्रयास किया तो जनता ने समर्थन किया। और किसकी मजाल है देवभूमि के अंदर अच्छे निर्णय का विरोध करने की? हम देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को कभी बिगड़ने नहीं देंगे। ये संकल्प सरकार का भी है और बीजेपी के अध्यक्ष नाते हमारी पार्टी का भी। अच्छा भट्ट साहब, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि आमतौर पर जो मज़ार सड़कों के किनारे बनी होती हैं तो उनको चाहे कोई भी धर्म का लोग हो तो मानते हैं कि भाई ये धार्मिक चीज़ ये होगी। आपको कैसे पता लगा कि ये अवैध मज़ार है? सरकार के पास इनपुट क्या था? देखिए, सरकार के भी अपनी एजेंसियां हैं, उससे जानकारी मिलती है। लेकिन ये एक प्री प्लान इस प्रकार का घटनाक्रम था। और हम भी देखो, सरकार भी कानून के दायरे में काम करती है। सरकार किसी राज्य की हो, वो बिना कानून के दायरे, जब आप किसी सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करने के नियत से चीज़ों को करेंगे, सार्वजनिक संपत्तियों पर मज़ारें बननी प्रारंभ होंगी तो उनको तोड़ना लाजमी हो गया था। और वही काम सरकार ने किया। और जब सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण, क्या आज बुलडोजर बाबा बुलडोजर नहीं चला रहे हैं क्या? तो जहाँ भी सरकारी संपत्ति का अंदर इस प्रकार का माहौल बनेगा उसको तोड़ने का काम होगा। और ये सब चीज़ें उत्तराखंड के अंदर एक षड्यंत्र के तहत हो रही थी, जिसको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक संज्ञान लिया और जन समर्थन उसको प्राप्त हुआ। आपकी सरकार ने उत्तराखंड में एक पलायन आयोग बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि आयोग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। जो बहुत सारे विलेज हैं वो घोस्ट विलेज बनकर रह गए हैं। अगर मैं बात करूं आपके गृह जनपद चमोली शायद है, तो वहाँ पर भी जो गांव के घरों में ताले लटके हुए हैं और जो पलायन रुक नहीं रहा है। लोग 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए मैदानी इलाकों का रुख कर रहे हैं। देखिए, सच है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या पलायन ही रही है। पलायन सड़क न होने से होती थी, पलायन पानी न होने से होता था, पलायन बिजली की सुविधा गांव में नहीं थी, उसके कारण होता था। आज मैं कह सकता हूँ मेरे उत्तराखंड के हर गांव तक सड़क पहुंच गई है। हर घर में शुद्ध जल है, हर घर में बिजली है, हर घर में गैस का सिलेंडर है, मोबाइल कनेक्टिविटी हर जगह है। आज माहौल बदला है। और अब कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों में आना प्रारंभ किया है। ये भी सच है कि हमारा बहुत 70% भूभाग तो फॉरेस्ट का है। हम लोग 30-32% में ही अपना कारोबार भी करते हैं, हमारे घर भी, हमारी खेती भी है, हमने उद्यम भी लगाने हैं, सीमित साधन है। ये भी सच है कि हम सीमित साधनों के बाद भी अपने टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। बड़ी संख्या हमारा अब टूरिस्ट बढ़ रहा है। और धीरे धीरे मैं कह सकता हूँ कि अब जो गति है पलायन थमने की ओर बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग घर वापसी कर रहे हैं। और जिन घरों में ताले लगते थे, अब धीरे धीरे लोग अपने घरों को संवारने प्रारंभ कर दिए। 10 साल के बाद आप देखेंगे उत्तराखंड हर गांव जगमगाता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिए, वैसे तो उत्तराखंड के लोगों ने पलायन मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में किया है, लेकिन मैं आपको उत्तर प्रदेश की एक साहिबाबाद विधानसभा है, उसका आंकड़ा बताता हूँ कि वहाँ पर 2.5 लाख जो वोटर्स हैं वो उत्तराखंड के हैं। आप समझिए कि 2.5 लाख केवल एक विधानसभा में रह रहे हैं और वो हार जीत तय करते हैं कि उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा का विधायक कौन बनेगा। देखिए, उत्तराखंड के नागरिक का एक गुण भी है। ये ठीक है कि मैंने कहा जिन समस्याओं के आधार पर पलायन हुआ वो वहाँ वो स्वाभाविक पक्ष था। पहले घर से भागने का मतलब गांव में केवल एक दिन का दुख होता था, जब उसकी सूचना आती थी तो नौकरी में लगा मिलता था। ईमानदार लोग होते हैं, इसलिए छोटी नौकरियों पे, चाहे होटल की नौकरियां हों और बड़े बड़े अपने मॉल हों, आप देखेंगे उत्तराखंड का लड़का ईमानदारी से काम करता है। देश के अंदर हर जगह उसको नौकरी मिलती है। लेकिन एक गुण है, वो जहाँ भी रहता है वो साल भर से ज़्यादा किराए में नहीं रहता है, अपना मकान बना लेता है। अपना मकान बनाता है। तो उसके कल्चर में जब मकान बन जाता है तो व्यक्ति फिर अपने मकान को छोड़ता नहीं है जब तक कि वो पृथ्वी लोक पर है। ये ठीक है कि हमने एक नया स्वरूप देने का काम किया है और ये कहा कि भाई अपने घर के मकान को भी संवारिए। आज आप संपन्न हो गए हैं, एक घर वहाँ भी रहिए और
समय पर अपने पूजा पाठ कर अपने देवी देव के पास आप आइए, जिससे वो सुधर रहे। और बड़ी केवल आपने एक ही जगह का नाम लिया, मैं तो कह रहा हूँ भारतवर्ष का। पहले तो कहते हैं सरदार आलू सब जगह मिलेंगे, मुझे कहते कोई संकोच नहीं है कि पहाड़ी भी हर जगह आपको मिलेगा, हर शहर में मिलेगा। तो आप ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि जो एक कहावत थी कि उत्तराखंड का पानी और जवानी उसके काम नहीं आता, आने वाले कुछ दिनों में वहाँ की जवानी और पानी उत्तराखंड के काम आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% कह सकता हूँ। देखो, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण ही पलायन होता था। अब जितनी भूमि है वो आपको उपजाऊ दिखेगी, उसमें चाहे जड़ी बूटी के क्षेत्र में हो, चाहे बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे श्री अन्न के क्षेत्र में हो, हम बड़े रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और बड़ी संख्या में सरकार ने उसके समर्थन मूल्य भी घोषित किए हैं। और आप देखिए, आप धीरे धीरे उत्तराखंड का जो युवा है वो अपनी जन्मभूमि के प्रति आकर्षित होगा। उत्तराखंड के युवाओं को लुभाने के लिए आपकी सरकार एक होम स्टे योजना लेकर आई थी, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या है? इंटरेस्टेड तो बहुत ज़्यादा हैं लोग कि भाई होम स्टे हो, और चल भी रहा है बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, लेकिन दिक्कतें इतनी ज़्यादा है कि नेटवर्क और सड़क, इसको लेके बहुत दिक्कतें हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपकी सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं फिर इस विषय को बता देता हूँ कि अब गिनती के गांव, चुनिंदा गांव छूट गए हैं जिनकी आबादी 100 से कम है। 200 तक की आबादी के गांव हमारे यहाँ सड़क से जुड़ चुके हैं। और जिन गांवों में कभी सड़क की कल्पना नहीं की जाती, आज वहाँ तक सड़क गया है। हर सुविधा गांव तक आज पहुँची है। लेकिन तो भी हमें कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो गांव छूट गए हैं वहाँ तक हम उसको ले जाएं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में गुणोत्तर सुधार किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। तो मैं कहता हूँ धीरे धीरे चीज़ों आगे बढ़ेंगे। और कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज हों, हायर एजुकेशन के कॉलेज कैंपस हों, ये तो बड़ी संख्या में अब उत्तराखंड तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उत्तराखंड का हर गाँव आपको आबाद दिखाई देगा। हल्द्वानी का भट्ट साहब एक गाँव है भनभूलपुरा, वहाँ 2 दशकों से 29 एकड़ भूमि को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस विवाद की जड़ क्या है, और क्या ये भी लैंड जिहाद की श्रेणी में आता है मामला? वहाँ पर सरकारी जो रेलवे की भूमि है उस पर कब्जा हुआ है। निर्णय तो कोर्ट ने देना है, और मुझे लगता है कल ही निर्णय आने वाला था। अब वो बृहस्पतिवार को तो डिसीजन आएगा, और कोर्ट जो भी डिसीजन करेगा वो हम सर्वमान्य। हम भी चाहते हैं जो लंबे समय से वहाँ रह रहे हैं उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, किस रूप में क्या। रेलवे भारत सरकार की भूमि है, रेलवे के जंक्शन को बढ़ना होगा, कुछ चीज़ें उसमें निश्चित रूप से बाधित हो रही हैं, उसको ठीक करने का सरकार करेगा। जो कोर्ट जो भी निर्णय करेगा उसको हम सिरोधार्य कर उसको हम मानेंगे। इसको लेकर भी किसी तरह का कोई जिहाद छिपा हुआ है भट्ट साहब को लगता है? देखिए, वो मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर उसके स्वरूप को बदलने के लिए लंबे समय से ये षड्यंत्र चल रहे हैं, तभी ये स्थिति निर्माण हो रही है। और वहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन अब क्योंकि जब भूमि सरकारी कब्जा हो तो न्यायालय उस पर निर्णय देगा, और जो निर्णय होगा सिरोधार्य होगा। जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम है कुछ समय के लिए रुक गया था, और अब वो काम शुरू हो गया। एक्सप्रेस वे भी लगभग अब चालू हो गया है, और औपचारिक इसकी घोषणा हो जाएगी कुछ दिनों बाद। मोदी जी शायद उद्घाटन करने आएंगे उसका। लेकिन एक कहावत वहाँ के लिए कही जाती है, बात कही जा रही है कि जो माँ डाठ देवी का मंदिर है उसके लिए आपने रास्ता नहीं छोड़ा था। उसके बाद जब सरकार ने रास्ता छोड़ दिया तो काम शुरू हो गया। तो सरकार को माँ के आके झुकना पड़ा, उसका डिज़ाइन बदलना पड़ा, ये बात सच है क्या? देखिए भाई, जिसको हम देवभूमि कह रहे हैं तो वहाँ देवताओं का वास तो रहता ही है। अब कोई भगवान को माने न माने, में उस पक्ष में तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के हृदय में हर देवी का, हर धाम का उसके महत्व को समझते हैं। इसलिए विघ्न ना आए, बाधा ना आए। माँ डाट की देवी के मंदिर के लिए और रोड बन रही है, और जैसे रोड कंप्लीट होगी आप देखिए देहरादून दिल्ली जो एक्सप्रेस वे है वो काम करेगा। और हम तो केवल वहीं नहीं, अभी धारी देवी भी हमारी सड़क चली गई है, चंडी देवी बहुत जल्दी उस दिशा में प्रयास हो रहा है। हर जगह कहीं रोप वे बन रहे हैं, कहीं सड़कें बन रही हैं। हमारा हर धाम कनेक्टिविटी से जुड़े, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत है, और मोदी जी भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। अच्छा महेंद्र जी, गैरसैंण को लेके जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इसको स्थायी राजधानी बनाएंगे। हालांकि आपकी सरकार ने भी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बना दिया है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई कभी गैरसैंण स्थायी राजधानी बन पाएगी उत्तराखंड की, या फिर ये एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह जाएगा आप लोगों के लिए? देखिए, गैरसैंण के प्रति जन भावना है, और हरीश रावत जी भी मुख्यमंत्री रहे,
क्या कारण था कि गैरसैंण को हरीश रावत जी ने कुछ भी नहीं बनाया। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने आज उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी की संज्ञा दी है। अभी वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा करना है, उस दिशा में पैसा जा रहा है, बजट जा रहा है, धीरे धीरे वहाँ सचिवालय का निर्माण भी हो रहा है, वहाँ अन्य प्रकार की सुविधाएं भी निर्मित हो रही हैं। और ये भी सच है कि ग्रीष्मकाल के लिए उससे अच्छा स्थान है नहीं। शीतकाल की दिक्कतें होती हैं और राजधानी विधानसभा सत्र का केंद्र रहता है। तो अनेकों राज्यों के अंदर राजधानियाँ दो दो भी हैं। अभी उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का निर्णय रुका हुआ है और राज्य की विधानसभा को उसमें निर्णय लेना होता है। अभी तक ना तो कांग्रेस ने कभी विधानसभा के अंदर इसके लिए कोई विधेयक वो लाए और ना कभी उन्होंने अपोजिशन में रहकर इसकी चर्चा करना भी उचित समझा है। केवल हम आएंगे, राजधानी बनाएंगे, आप थे तो क्यों नहीं किया। अब क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है, ग्रीष्मकालीन सत्र वहाँ हो रहे हैं और भविष्य के अंदर जब वहाँ सब चीज़ें अनुकूलता में आएगी तो जन भावना के साथ जो निर्णय करना वो करेंगे। हर चीज़ के नफ़ा नुकसान होते हैं। अगर मान लीजिए गैरसैंण को आप स्थायी राजधानी बनाते हैं तो क्या देहरादून का जो चार्म है वो ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखिए उत्तराखंड के किसी स्थान का भी चार्म ख़त्म नहीं होता है और क्योंकि निर्णय रुका हुआ है, जब निर्णय होगा, क्योंकि ये भी सच है कि आखिर हम किसी भी क्षेत्र को राजधानी के रूप में निर्णय लेते हैं तो वहाँ विधायकों का जो सदन का विधायकों का जो भाव है उसी ने निर्णय करना है। विधानसभा के अंदर जब भी निर्णय आएगा उस निर्णय सर्वधारी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। अच्छा महेंद्र जी, 2027 का चुनाव बिल्कुल अब निकट है। अब हम दिसंबर में बैठे हैं और एक महीने बाद 2026 की शुरुआत हो जाएगी और 26 की शुरुआत होते ही आप मान लीजिए कि वो इलेक्शन ईयर है, क्योंकि 27 में तो तैयारी करने का टाइम मिलेगा नहीं। आपसे दो सवाल हैं। एक तो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो काफ़ी समय से अटका पड़ा है। आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि सारा काम पूरा हो गया है और अब कुछ दिनों में सारा काम हो जाएगा। तो क्या डेट लॉक हो चुकी है, ये मान लिया जाए? देखिए, मेरी चेहरों की तलाश पूरी हो चुकी है। मेरी अपने केंद्र नेतृत्व से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी जब केंद्र नेतृत्व चर्चा करेंगे और हमारी अपेक्षा भी संगठन के नाते हमने इस बात को भी कहा है कि उत्तराखंड के अंदर जो 5 मंत्री पद रिक्त हैं वो भरे जाएं और उस दिशा में एक सकारात्मक पहल की आवश्यकता महसूस की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत जल्दी केंद्र नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मुख्यमंत्री विवेकाधीन विषय है, वो 5 मंत्री किन को बनाते हैं, वो मंत्री परिषद का गठन हो। लेकिन संगठन के नाते मैंने ज़रूर कहा है कि मंत्री परिषद का गठन 5 मंत्री जो रिक्त हैं वो भरे जाए और उससे विकास को भी प्रभाव मिलता है और सरकारी कामों को भी एक सहूलियत प्राप्त होती है। महेंद्र जी, जब आपने अपने शीर्ष नेतृत्व से बात की होगी, 5 जो सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो आपने अपनी राय क्या दी कि किस तरह के नेताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और किस क्षेत्र को ज़्यादा प्रतिनिधित्व देना चाहिए? उत्तराखंड के अंदर भौगोलिक पक्ष भी है, अनेकों जिले ऐसे हैं जहां हमारे अभी तक विधायकों को मंत्री स्थान नहीं मिला है, क्योंकि जातिगत पक्ष भी रहता है, क्षेत्र का पक्ष भी रहता है। इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद नाम लगभग उसके लिए सोचे गए हैं, क्षेत्र भी उसमें दृष्टिगत रखा गया है। तो नामों पर विधिवत रूप से निर्णय तो नेतृत्व को लेना होता है। एक एक जगह से 2-2 नाम का हमने पैनल बना के भेजा है, सिंगल नाम कहीं पर नहीं है, क्योंकि हमारे पास 47 MLAs की संख्या है। इसलिए हम ये कहेंगे साहब एक ही व्यक्ति ठीक है, इससे दूसरा व्यक्ति नहीं है, तो 2-2 नाम के पैनल भेजे हैं। एक स्थान पर 3 नाम के पैनल भी गए, उनमें से जो भी नेतृत्व निर्णय करेगा वो उसको शपथ माननीय मुख्यमंत्री दिलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी नेता को विधायक को मंत्री बनाने के लिए एक एक नाम नहीं भेजा गया है, मुख्यमंत्री और आपकी तरफ से कोई सिफारिश किसी की नहीं है? नहीं, संभव नहीं होता है सिफारिश करने के। आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में सिफारिश से काम चलता भी नहीं है। हमसे ज़्यादा उत्तराखंड के बारे में जानकारी हमारे केंद्रीय नेतृत्व को रहती है। भाई, मुख्यमंत्री जी और आपका तो दिल्ली में डंका बजता है, जो कहते हैं कि भाई जो आप लोगों ने एक राय अपनी बात रख दी वो हो जाता है। नहीं, हम भी राय देते हैं, फिर ऐसा नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व उस राय पर असहमति व्यक्त करता हो। और कई बार हम जिस बात को कहते हैं नेतृत्व उस बात को शहर स्वीकार करता है, इसके लिए हम नेतृत्व के आभारी भी हैं। लेकिन क्योंकि हम भी नेतृत्व जो निर्णय हमारे पर निर्णय जो तय होता है हम उस निर्णय को मानते हैं। भट्ट साहब, अनिल बलूनी जी को लेके मेरा एक आपसे सवाल है। आपके उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में उनका बड़ा जलवा है और उत्तराखंड में भी निश्चित तौर पर होगा, और इसे उत्तराखंड के फ़ायदे के रूप में देखते हैं और देखा जाना भी चाहिए। लेकिन जो विपक्ष है ये नैरेटिव सेट करता है कि पावर सेंटर 2 जगह बढ़ चुका है। एक पावर सेंटर वो
जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है, और एक पावर सेंटर वो जो दिल्ली में मोदी जी के भी करीब हैं और अमित शाह जी के भी करीब हैं। देखिए, ऐसा अनिल बलूनी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और जब आपने शुरू में कहा कि उत्तराखंड की माटी का प्रभाव रहता है, कौन व्यक्ति किस स्थान पर होता है, वो प्रभावी व्यक्ति होता है। वो केंद्र की राजनीति में है, हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, पौड़ी लोकसभा से सांसद, उसमें राज्यसभा के MP रहे हैं, उनका अपना क्या स्थान है। वो जिस बात को बोलते हैं सरकार उस दिशा में सोचती भी है, विचार भी होता है, लेकिन ये कोई पावर सेंटर दो गुटों का विषय नहीं है। ये उत्तराखंड का नेतृत्व पुष्कर धामी जी के में प्रभावी रूप से काम कर रहा है, और अनिल बलूनी जी केंद्र की राजनीति में अपना स्थान बनाए हुए हैं, ये हम के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए उसको दोधारी दृष्टिकोण से देखना मैं कदापि उचित नहीं मानता हूँ। और ये सही है कि जब दिल्ली के अंदर राजनीतिक पक्ष होता है तो अनिल जी हमारा सहयोग करते हैं, राज्य के अंदर कोई निर्णय होना है तो मुख्यमंत्री उसका निर्णय लेते हैं। इसलिए इसको इस रूप में देखना कि वो आपसी कुछ मामला, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ। नहीं, लेकिन आपने भट्ट साहब सुनी तो होंगी ये बातें, खूब गॉसिप सुनी होंगी कि विपक्ष नैरेटिव सेट करने की कोशिश तो करता है। देखिए, ऐसा होता है जब दल अच्छा चल रहा होता है, विवाद नहीं होते हैं, तो अपोजिशन को बचता क्या है, किसको ढूंढा जाए। कभी त्रिवेंद्र जी ढूंढे जाते हैं, कभी अनिल बलूनी जी ढूंढे जाते हैं, कुछ दिन बाद हो सकता है मुझे ढूंढना शुरू कर दें, लेकिन बीजेपी के अंदर इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति के काम बटा हुआ है, हर व्यक्ति अपने कार्य जो काम उसको दिया है उस काम पर ध्यान देता है और उसमें आगे निकलता है। टिकट बंटवारे पर या उत्तराखंड के किसी भी फैसले पर जब नीतिगत चर्चा होती है तो क्या दिल्ली का हस्तक्षेप ज़्यादा रहता है, या आप लोगों की जो राय है उसको आसानी से मान लिया जाता है? अभी तक जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि हमने जिस बात को, जिस विषय को नेतृत्व को आगे रखा है, नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार किया है। किसी भी प्रकार का दबाव कभी बिना सहमति के तो मैं मानता नहीं। मैं स्थिरता से बता रहा हूँ आपको, हमने जिन बातों की चर्चा की होगी वो निर्णय केंद्र ने किया है। ये ठीक है कि राज्यसभा में मैंने पैनल में अपना नाम नहीं भेजा था, मेरा पता नहीं कैसे हुआ है। ये एक आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व का एक विषय रहा हो उत्तराखंड के लिए, लेकिन उत्तराखंड के अंदर हर निर्णय हम सामूहिकता के साथ ही करते हैं। एक कांग्रेस के नेता थे राजेंद्र भंडारी, आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी रहे, लेकिन उसके बाद आप ही ने बीजेपी में गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। अब आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर 2027 में राजेंद्र भंडारी को टिकट देना हुआ उसी विधानसभा क्षेत्र से जहां आप लड़ते थे, तो क्या आप उनके नाम का पैनल दिल्ली भेजेंगे, उनको टिकट देंगे? देखिए, अभी भी तो मैंने ही भेजा। विधानसभा में इलेक्शन उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया, बीजेपी में आए, सिंबल पे मेरे हस्ताक्षर हुए हैं। इसलिए निर्णय हम लोग जब पैनल बनाते हैं तो पैनल में निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता तैयारी कर रहा होता है उसका नाम भेजा जाता है। अंततोगत्वा निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जो भी निर्णय सेंट्रल पार्लियामेंट करता है हम उसको जिताने का काम में करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस बार बद्रीनाथ विधानसभा भी जीतेगी। एक सवाल दोबारा से पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर है कि कई बार आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लक्ष्मण रेखा पार कर देते हैं। कभी दिल्ली से ऐसा फ़ोन आया आपके पास कि भट्ट साहब अपने शेरों को शांत करिए आप? देखिए, जब कई बार ऐसे निर्णय, ऐसे विषय आते हैं, वो भी सोशल मीडिया बाकी तरीके से घुमा फिरा के चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा भी करता हूँ, वो मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं, और उस आधार पर हम फिर जिनसे जो बात करनी होती है बात भी करते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि जब भी हमने जिस भी नेता से बात की, उस नेता ने पार्टी के उस फोरम की बात को माना है, और पार्टी बिना बातचीत तो संगठन कभी चलता नहीं है, इसलिए बातचीत की दूरियां कभी समाप्त ना हो, इस दिशा में हमारी पहल रहती है। बट साहब, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अपने मुख्यमंत्री को बदलने की परंपरा है। मैं यूँ कहूँ कि ताश की तरह मुख्यमंत्री को बदला जाता है। धामी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो चुनाव भी हार गए थे, उसके बावजूद केंद्रीय नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। इसका मतलब मुख्यमंत्री पर उनको विश्वास है, धामी पर विश्वास है उनको। लेकिन अभी भी उत्तराखंड में हर दूसरे तीसरे महीने एक अफवाह उड़ती है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि भी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। और जब आपकी आइडियोलॉजी के अनुसार धामी जी काम कर रहे हैं तो ये अफवाह उड़ती क्यों है? कौन है ये लोग अफवाह उड़ाने वाले? देखिए, उत्तराखंड आंदोलन से निकला हुआ राज्य है, और स्थिरता उत्तराखंड के लिए चुनौती भी रहती है। छोटा राज्य है, छोटे छोटे इशू कई बार
राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के इशू बन जाते हैं। लेकिन मुझे कहते खुशी है कि हमारे पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी भी 4 साल तक रहे और लगभग 4 साल से ज़्यादा कार्यकाल पुष्कर धामी जी का हो गया है। नेतृत्व परिवर्तन कारणवश ही होते होंगे, और जब ये कारणवश कुछ चीज़ें होती हैं तो स्वाभाविक रूप से फिर मुख्यमंत्री की संख्या बढ़ती है। और हम सौभाग्यशाली भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। हर मुख्यमंत्री प्रभावी रहा है, बाद में केंद्र की राजनीति में स्थापित हुए हैं। अब क्योंकि जब एक नेचर में कोई क्षेत्र का विषय रहता है, नेचर में ये बात भी तो एक बार कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन जनता ने नकार दिया। अब लगातार बीजेपी और आगे भी बीजेपी आने वाली है, तो अब ये विषय धीरे धीरे समाप्त होंगे, क्योंकि नेचर, पॉलिटिकल नेचर जो राज्य का है, पत्रकार जगत के अंदर कैसा चल रहा है, जब धीरे धीरे चेंज होता है, कई दिनों का समाचार का एक मसाला मिलता है, मुख्यमंत्री बदलते कई दिन तक माहौल दूसरे प्रकार का होता है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे समाप्त की ओर बढ़ रही हैं। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का मुझे लगता है कि उत्तराखंड से बहुत विशेष लगाव है। उत्तराखंड बहुत वो आते हैं, इसके अलावा जो उत्तराखंड का विंटर टूरिज़्म है उसको लेके भी वो आप लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी का विज़न क्या है उत्तराखंड को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड वो निवास करता है, और मैं कई बार कहता हूँ जन्म भले गुजरात में हुआ हो, है ना, उत्तराखंड के प्रति उनके प्रेम को जन्मभूमि के रूप में देखा जाता है। और उन्होंने जब भी उत्तराखंड वो आते हैं तो एक नया मिशन पे उत्तराखंड की सरकार को मार्गदर्शन करके जाते हैं। और चाहे वो आदि कैलाश की यात्रा हो, चाहे केदारनाथ का इतना बड़ा उन्होंने स्वरूप प्रदान किया है, बद्रीनाथ के मास्टर प्लान पे काम चल रहा है, हमारी हर जगह हेली जो सर्विस है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया है। और धीरे धीरे ये भी कहा है कि जो हमारा जो दशक है, अब ये दशक उत्तराखंड का दशक रहेगा, देश भर के अंदर उन्होंने बात की है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की सरकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और मैं तो कई बार गदगद भी होता हूँ कि उत्तराखंड का जो स्वरूप हमने अब से राज्य गठन से पहले देखा था, आज का स्वरूप मैं देखता हूँ तो बहुत तरक्की हुई है। और ये तरक्की डबल इंजन सरकार के कारण ही हुई है। और भविष्य के अंदर भी अनेकों कैसे हम टूरिज्म बढ़ा सकते हैं, शीतकालीन यात्रा को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसमें जो जो मार्गदर्शन मोदी जी ने हमको दिया है वो मार्गदर्शन के हम आगे बढ़े हैं, और उसी दिशा में उत्तराखंड अब तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड की कोई ऐसी चीज़ जो प्रधानमंत्री जी ने आपसे और मुख्यमंत्री जी से कही हो और वो अभी तक ज़मीन पर ना उतर पाई हो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी दिशा में गया हो। और ये ज़रूर है कि उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोजेक्ट के बारे में कहा है, हम उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और थोड़ा समय उसमें लग रहा है। लेकिन ये भी तय है कि प्राकृतिक खेती को एक बहुत महत्व देने की उन्होंने बात की, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने बद्री घी को एक स्थान पर पहुंचा दिया है, धीरे धीरे श्री अन्न का केंद्र है। और मंडवा, कोदा, जंगोरा, ये हमारे बड़ी मात्रा में ये उसका उत्पादन हो रहा है, मार्केट इसके बड़े है। और मोदी जी जब भी आते हैं तो सरकार का भी वो तारीफ करते हैं, और संगठन का जब उन पर विषय जाता होगा तो उनको लगता होगा कि संगठन भी ठीक चल रहा है, तो इतना मुझे पूरा विश्वास है। अंतिम में 2 सवाल आपसे पूछूंगा मैं। पहला सवाल ये कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने चाहे मज़ार तोड़ने की बात हो या ऑपरेशन कालनेमी हो और यूसीसी लागू करने की बात हो, इतना सब कुछ आराम से कैसे कर दिया? अगर आप किसी दूसरे स्टेट में ऐसा करते, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ जहाँ पर बुलडोज़र भी चलता है, गोलियाँ भी चलती है अपराधी के ऊपर, यहाँ भी बवाल निश्चित था, लेकिन उत्तराखंड में आपने इतने शांत तरीके से कैसे कर लिया? देखिए, जब मुख्यमंत्री का विजन बड़ा होता है और जनता का समर्थन होता है तो कोई काम कठिन नहीं होता है। पुष्कर धामी जी ने जो निर्णय किए हैं ये जन समर्थन के आधार पर किए हैं, और वो भी इस बात को जानते हैं कि देवभूमि का जो स्वरूप विश्व के पटल पर है, उस स्वरूप को बनाए रखने में वो जो भी कदम उठाते हैं उस पर जन समर्थन प्राप्त होता है। जब जन समर्थन प्राप्त होता है तो फिर बाधाएं नहीं आती हैं, और यही कारण रहा कि हमने आसानी से इस काम को किया है। और वो भी संतुष्ट है। जिन लोगों को लगता था कि भाई आखिरकार फर्जी तरीके से सरकारी जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, उत्तराखंडी तो हो नहीं सकता है,
तो जब बाहरी तत्व इस प्रकार से वहाँ का भौगोलिक स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो वहाँ की जनता मुख्यमंत्री के पीछे खड़ी हो जाती है और वही उनको बल प्राप्त होता है। 2027 को लेके मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने बूथ को मजबूत करने के लिए मंत्रियों को, विधायकों को काम सौंप दिया है। आप इतना काम ले रहे हैं उनसे कि मंत्री बताइए बूथ संभालेंगे, बूथ का काम तो कार्यकर्ता संभालते थे, प्रदेश अध्यक्ष इतना रोबीला क्यों हो रहा है वहाँ पर? देखिए ऐसा है, हम हर चुनाव को बूथ केंद्रित ही करते हैं और हम जानते हैं कि हमारी विधानसभा प्रथम दृष्टा हमारा बूथ होता है। तो जैसे मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरी विधानसभा मेरा बूथ भी तो है, इसलिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है, बहुत बड़ी संख्या। ऐसा कोई बूथ नहीं है जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता, हर मोर्चे का किसी न किसी एक मोर्चे का प्रदेश का पदाधिकारी एक बूथ का हमारे पे है, क्योंकि 13 जिले हैं और संगठन हमारा उतना ही है। संगठन का व्याप जो है हमारा उतनी संख्या में कार्यकर्ता हैं। मोर्चे हमारे प्रदेश स्तर की टीम है, 7 मोर्चे हैं, हमारे प्रकोष्ठ हैं, हमारे प्रति जिले की टीम है। और बड़ी बात है, सर्वाधिक संख्या में जिला पंचायत सदस्य जीते हुए हैं, सर्वाधिक संख्या में दुग्ध संघ के लोग जीते हैं, हमारे सहकारिता में बड़ी संख्या में लोग जीते हैं। अब जब पार्टी इनको उस स्थान तक पहुंचाती है तो इनको हम इनकी विधानसभा देने वाले वो है इनका बूथ। तो जितना हम जिस कार्यकर्ता को जितने बूथ दे रहे हैं वही उसका केंद्र होगा और वही कार्यकर्ता की जीत की पहचान होगी। उसके कार्यों का मूल्यांकन पोलिंग बूथ से हम लोग करने वाले हैं। इसलिए हमने इस बार तय किया है कि प्रदेश अध्यक्ष का बूथ होगा, मुख्यमंत्री जी का बूथ होगा, हमारे प्रत्येक मंत्री का बूथ होगा। वो ठीक है, किसी को 2 बूथ देंगे, किसी को 1 बूथ देंगे, लेकिन वो बूथ जिताने का उत्तरदायित्व उनका होगा और वो जीत हमारे 2027 के लिए हैट्रिक के रूप में सरकार बनाने में काम आएगी। खानपुर आपकी एक विधानसभा है, प्रणव सिंह चैंपियन को भी आपने बूथ की जिम्मेदारी दी है कुछ, या उनकी पत्नी को? देखिए उनकी पत्नी हमारी कैंडिडेट रही है और निश्चित रूप से वो हम उनको भी बूथ देंगे और चैंपियन साहब हमारे पूर्व विधायक रहे हैं वहाँ से, उनको हम बूथ देंगे। और बूथ क्या, उनकी तो पूरी विधानसभा ही है, उस विधानसभा में निश्चित रूप से वो अच्छा काम कर रहे हैं और भविष्य में उस पर निर्णय होगा। खानपुर विधानसभा बड़ी चर्चा में रही कुछ दिन पहले। देखिए भाई, जब चर्चित नेता जिस क्षेत्र में होते हैं वहाँ की विधानसभा में चर्चा में ही रहते हैं। उमेश जी हैं, चैंपियन साहब हैं, वो दोनों का जो सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन का जो उनका संवाद होता है उससे वहाँ की जनता भी जुड़ी हुई है और पॉलिटिकल और मीडिया जगत के लोग भी जुड़े रहते हैं, इसलिए वो चर्चा का विषय बनता है। आप लोग देखते हैं संवाद दोनों का उनका? नहीं, कभी कभी अवसर मिलता है तो देखते ही हैं। अब आजकल सोशल मीडिया क्या चीज़ है जो देखा ना जाए, सबका संवाद को देखा जाता है, सुना जाता है। धन्यवाद भट्ट साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जो सवाल आपसे पूछे गए आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया। जब मैंने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर आपसे सवाल पूछा, आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई बंद कमरे की बात बंद कमरे में होनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को हटाने को लेकर मैंने आपसे बात कही तो आपने साफ साफ बताया कि कब कब मुख्यमंत्री को किन परिस्थितियों में हटाया गया और हटाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना वहाँ पर नहीं है। पावर सेंटर को लेके भी मैंने आपसे बात स्पष्ट सवाल पूछा कि भाई दिल्ली और उत्तराखंड में कोई पावर सेंटर का क्लैश तो नहीं है, उसका भी बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। और 2027 के लिए शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद। कई बार आपके इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा उस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल नागरिक जी, मिलेंगे आपसे और आप आइए, देवभूमि में आपका भी स्वागत है। आजकल आप जरूर धूप सेकने जरूर आइए। जी हाँ, विटामिन डी का मैं मेरा थोड़ा सा मैं आऊँगा उत्तराखंड धूप सेकने। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।